दोस्तों, सफलता हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि यह ज़रूरी है कि आप सोच किस उम्र की रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं रामराज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व से जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है वो ऐसे माध्यम हैं जिनसे हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये दूसरा चैप्टर देखना है। तो देखिए, आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल। तो देखिए, आज का जो हमारा ये चैप्टर है आपके पाषाण काल पर आधारित है। पाषाण काल को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोन एज। तो देखिए, पाषाण काल ही वह काल है जहाँ से मुख्यतया हिस्ट्री प्रारंभ होती है, यानी कि हमारे जो विद्वान लोग हैं उन विद्वान लोगों को पाषाण काल तक के मानव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त है और उस जानकारी को इतिहास के अंदर सम्मिलित किया गया है, जिसको हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पाषाण काल के बारे में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसको पाषाण काल कहते क्यों हैं, क्या वजह है कि इसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पाषाण काल को इसलिए पाषाण काल कहते हैं क्योंकि उस समय जो मनुष्य था, उस समय जो मानव था, उस मानव के दैनिक जीवन के अंदर पत्थरों का विशेष योगदान था। यानी कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन के अंदर जो भी कार्य करता था तो उन कार्यों के अंदर पत्थरों का विशेष योगदान था। अब मनुष्य पत्थरों से उस समय क्या करता था, देखिए, अगर मनुष्य को फल फूल काटने होते थे तो भी वो पत्थरों के औजार से काटता था, या फिर उन्हें पेड़ों की छालों को छीलना होता था, जानवरों की खाल उतारनी होती थी तो भी वो जो तीक्ष्ण या तीखे पत्थर होते थे उनका प्रयोग करके वो उन छालों को छीलता था या जानवर की खाल को उतारता था। उसके अलावा उसे अगर जानवरों से अपनी सेफ्टी रखनी होती थी, अपनी सुरक्षा करनी होती थी तो भी वो पत्थरों का प्रयोग करता था। शिकार करता तो भी वो उन्हीं पत्थरों का प्रयोग करता था। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उस समय मानव के जीवन के अंदर पत्थरों का विशेष योगदान था, इसीलिए उस काल को पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आपके जो तथ्य आ रहा है वो है कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। भीमबेटका एक पुरा स्थल था, जो पुरा स्थल वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है। उसके बाद दूसरी एक हेडिंग आ रही है वो है गुटिका। देखिए, ये गुटिका एक तरह से एक प्रकार का प्राकृतिक पत्थर था, क्योंकि आपको पता है हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो उस दौरान एक प्रकार का एक प्राकृतिक पत्थर पाया जाता था, उस पत्थर को कहते थे गुटिका। तो ये आपके चैप्टर के अंदर आया था, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। अब आगे आपकी जो हेडिंग आ रही है वो हेडिंग है पुरा स्थल। देखिए, ये पुरा स्थल क्या है, वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको कहा जाता है पुरा स्थल। यानी कि हमारे जो विद्वान या पुरातत्ववेत्ता लोग हैं उनको खुदाई में बहुत से ऐसे स्थान प्राप्त होते हैं जहां से उनको औजार, बर्तन और बहुत सी इमारतों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग करके या जिनको अध्ययन करके उन्हें इतिहास को जानने के अंदर काफ़ी मदद मिलती है। तो ऐसे स्थान विशेष को पुरा स्थल कहा जाता है। ऊपर आपके जो भीमबेटका का नाम आया है जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है, तो ये भीमबेटका भी एक तरह का पुरा स्थल का ही उदाहरण है। इस चैप्टर के अंदर हम आगे भी बहुत से पुरा स्थलों के उदाहरण देखेंगे। तो इस तरह से पुरा स्थल वे स्थान होते हैं जिनके माध्यम से हमें इतिहास को जानने के अंदर मदद मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कुरनूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिले हैं। ये कुरनूल की जो गुफाएं हैं ये वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर पड़ती है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना है आपको। तो इन गुफाओं से हमें राख के अवशेष मिले हैं। एग्जाम के अंदर सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वप्रथम हमें राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो कुरनूल की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं और ये कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर पड़ती है। ठीक है। तो दोस्तों, अब यहाँ से आपके प्रारंभ होता है पाषाण काल। यहाँ से हम पाषाण काल के बारे में विधिवत ढंग से पढ़ेंगे। तो देखिए, बताया जा रहा है कि पाषाण काल में पत्थर के औजारों का विशेष महत्व था।
इन औजारों को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। पहली बात तो मैंने आपको ऊपर चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर भी बता दी कि पाषाण काल के अंदर पत्थरों के औजारों का विशेष महत्व था, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। अब देखिए, पाषाण काल के अंदर पत्थरों से जो औजार बनाए जाते थे, उन औजारों को मुख्यतया 2 तरीकों से बनाया जाता था, यानी कि औजारों के निर्माण 2 ढंग से किया जाता था। वे 2 तरीके कौन कौन से थे? पहला तरीका तो था पत्थर से पत्थर को टकरा करके, और दूसरा था दबाव सल्क तकनीक के द्वारा। तो पहले तरीके में पत्थर से पत्थर टकरा कर कैसे बनाता था? मनुष्य 2 पत्थरों को ले लेता था और फिर आपस में उनको टकराता था और एक मनचाहा आकार देने का प्रयास करता था या उन पत्थरों को तीखा करने का प्रयास करता था। और औजार बनाने का दूसरा तरीका था दबाव सल्क तकनीक द्वारा। इसके अंदर क्या होता था? मनुष्य एक स्थायी सतह पर एक पत्थर को लेता था और वहाँ पर टकरा करके मन चाहे आकार का औजार बनाने का प्रयास करता था। तो इस तरह से ये 2 तरीके थे प्राचीन काल में मुख्य रूप से पत्थर से औजार बनाने के। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस पाषाण काल को कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है। तो देखिए, ये जो पाषाण काल था उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं उसके आगे नाम आ रहे हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ये इस पाषाण काल के 3 भाग हैं। अब आगे हम एक एक के संबंध में संक्षेप के अंदर डिस्कस करेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या था, मध्य पाषाण काल क्या था और नव पाषाण काल क्या था। तो पाषाण काल का पहला भाग आ रहा है पूरा पाषाण काल। देखिए, इस काल के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो कालक्रम था वो था 20 लाख वर्ष से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान। ठीक है, इस बीच इस पूरा पाषाण काल का कालक्रम माना जाता है। अगर इस पूरा पाषाण के अर्थ को हम समझें तो देखिए, इस पूरा का तात्पर्य होता है प्राचीन और पाषाण का तात्पर्य होता है पत्थर या स्टोन। तो इस पूरा पाषाण काल को भी देखिए 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला है आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। तो इस तरह से इन 3 भागों के अंदर इस पूरा पाषाण काल को विभाजित किया गया है। दोस्तों, इसके बाद आगे बहुत ही रोचक तथ्य बताया जा रहा है कि मानव जीवन की लगभग 99% कहानी इसी पूरा पाषाण काल के दौरान घटित हुई थी। यानी कि अगर हम मनुष्य के विकास कर्म की बात करें तो देखिए, आज जो मनुष्य है वो तकनीकी, विज्ञान और इंटरनेट के क्षेत्र में इतनी प्रोन्नति कर चुका है जिसको देख करके हमें आश्चर्य होता है। लेकिन मनुष्य के विकास का जो ये कालक्रम है, ये पूरा कालक्रम को अगर हम देखें, उस कालक्रम को अगर 100% माने तो 99% जो काल है वो इस पूरा पाषाण काल के अंदर सम्मिलित होता है। बाकी की जो भी घटनाएं हैं वो केवल और केवल 1% के अंदर सम्मिलित है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। यानी कि विद्वानों को पता चलता है कि पूरा पाषाण काल के अंदर भी मनुष्य था और पूरी 99% जो कहानी है वो इसी पूरा पाषाण काल के दौरान की है, जहाँ से मनुष्य ने धीरे धीरे विकास करके आज वर्तमान में हम जिस स्थिति के अंदर हैं उस स्थिति के अंदर हम पहुंच पाए हैं। तो इस प्रकार से पूरा पाषाण काल के संबंध में यही जानकारी है। पहला तो आपको ध्यान रखना है, इसका कालक्रम आज से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। दूसरी बात, इसको भी 3 भागों के अंदर बांटा है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। और तीसरी बात है कि 99% कहानी इसी पूरा पाषाण काल के दौरान मानी जाती है, मानव के विकास की, मानव के जीवन की। अब आपके आगे पाषाण काल का दूसरा प्रकार आ रहा है, वो है मध्य पाषाण काल। देखिए, ये मध्य पाषाण काल क्या था? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में मेसोलिथ कहा जाता है। देखिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, पर्यावरणीय बदलाव से क्या तात्पर्य है? जलवायु के अंदर जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, उनको कहा जाता है पर्यावरणीय बदलाव। अब ये जलवायु क्या है? हालांकि जलवायु है तो एक जियोग्राफी का टॉपिक, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के अंदर जियोग्राफी की कोई बात आए तो उसे हम बिल्कुल समझेंगे ही नहीं। मैं सबसे पहले आपको सामान्यतः बता दूं जलवायु क्या है। देखिए, इस जलवायु को हम परिभाषित कर सकते हैं भूगोल की भाषा में कि किसी भी क्षेत्र में मौसम की एक लंबी अवधि का औसत जलवायु कहलाता है। विद्वान लोग सामान्यतः मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर लंबी अवधि के तक कोई मौसम रहता है तो उसको जलवायु कहा जाता है। और सामान्यतः 35 वर्ष की अवधि मानी जाती है इसके लिए, यानी कि हर 35 वर्ष के बाद में
थोड़ा बहुत जलवायु के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो मध्य पाषाण काल के अंदर बहुत से हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले थे, इसलिए इसको मध्य पाषाण काल या मेसोलिथ युग कहा जाता है। अब देखिए इसका हम कालक्रम देख लेते हैं। तो इसका जो समय है वो है लगभग आज से 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक ये मध्य पाषाण काल माना गया है। उसके बाद मध्य पाषाण काल के संबंध में विशेष जानकारी आ रही है कि इस दौर के पाषाण के औजार बहुत छोटे होते थे, यानी कि उस समय मनुष्य जो पत्थरों के औजार यूज करता था वो औजार अत्यंत छोटे होते थे और इन छोटे औजार को कहा जाता था माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण। अब देखिए यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि मध्य पाषाण काल के अंदर जो मनुष्य पत्थर के औजार यूज लेता था वो आकार के अंदर छोटे होते थे, क्योंकि देखिए पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य जो पत्थर यूज लेता था, पत्थर के जो औजार यूज लेता था वो आकार के अंदर बड़े होते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे विकास हुआ मनुष्य का, तो उस समय मनुष्य ने पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाने प्रारंभ कर दिए। पहली बात आ गई। और इन छोटे औजारों को कहा क्या जाता था माइक्रोलिथ, यानी कि उन्हें लघु पाषाण कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर सीधा सा पूछ ले कि मध्य पाषाण काल के अंदर मनुष्य द्वारा जिन छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाता था उनको किस नाम से जाना जाता था, तो आपको ध्यान रखना है उन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। उसके बाद पाषाण काल का तीसरा प्रकार आ रहा है नव पाषाण काल। इसके बारे में विशेष बात यही है कि वह युग जिसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी उसे कहा जाता है नव पाषाण काल, यानी कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व का जो समय था उसको नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे तथ्य बताया जा रहा है कि भारत में पुरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। देखिए ये शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है जो वर्तमान समय में भारत के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन पुरा पाषाण काल के दौरान ये शुतुरमुर्ग भारत के अंदर पाए जाते थे। देखिए शुतुरमुर्ग के बारे में कहा जाता है कि पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा इसी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आगे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक पुरा स्थल है जिसका नाम है पटने। इस पटने पुरा स्थल से इस शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं विद्वानों को, और इन्हीं अवशेषों को लेकर के विद्वान ये दावा करते हैं कि पुरा पाषाण काल के दौरान भारत के अंदर भी शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पुरा स्थल है, इन पुरा स्थलों के अंदर जो हमें चीज़ें प्राप्त होती है उन चीज़ों का अध्ययन करके विद्वान लोग इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, जिसका हमने डिस्कस इस चैप्टर में शुरुआत के अंदर किया था और इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर भी इन बातों का हमने डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ नव पाषाण कालिक पुरा स्थलों के नाम आ रहे हैं। देखिए पहला तो है मेहरगढ़, दूसरा है कोल्डी हवा और तीसरा है दावोजली हेडिंग। ये मेहरगढ़ पुरा स्थल पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान में और कोल्डी हवा पड़ता है वर्तमान उत्तर प्रदेश में। ये दो इम्पोर्टेंट पुरा स्थल हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब इनको लेकर के एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकते हैं, आपको एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से मेहरगढ़ है एक नव पाषाणकालीन पुरा स्थल, एक मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल, एक पूरा पाषाणकालीन पुरा स्थल, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता होगा तो आप चूज कर लेंगे कि मेहरगढ़ एक नव पाषाणकालीन पुरा स्थल है। या फिर आपको एग्जाम में प्रश्न दे देगा, अलग अलग पुरा स्थल दे देंगे और कह देंगे कि इसमें से कौन सा एक नव पाषाणकालीन पुरा स्थल नहीं है। मान लो 3 नाम ये दे दे और एक नाम और कोई अन्य दे दे, तो उसमें अगर आपको पता होगा तो आप सही विकल्प का चयन कर पाएंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर चैप्टर के अंदर आपके 3 नव पाषाणकालीन पुरा स्थलों के नाम आ रहे हैं। पहला है मेहरगढ़ पाकिस्तान, दूसरा है कोल्डी हवा जो यूपी में है और तीसरा है दावोजली हेडिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से था आज का हमारा ये दूसरा चैप्टर जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में, जिसके अंदर हमने पाषाण काल के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पाषाण काल के संबंध में एक सामान्य सी जानकारी हुई होगी। इस चैप्टर के संबंध में जितने भी नोट्स बन रहे थे वो मैंने आपको प्रॉपर ढंग से बनाकर उपलब्ध करवा दिए हैं। इनके अलावा और कोई भी तथ्य पीछे आपके नहीं बचा है। जो भी तथ्य आए थे वो सारे के सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आप 6th क्लास हिस्ट्री के सभी चैप्टर के नोट्स की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक और शेयर कीजिए। इस चैप्टर से संबंधित अभी भी अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।